हेलो एवरीबॉडी। लास्ट के लेक्चर में हम लोग स्टेरिक रिपल्सन पढ़ रहे थे। तो लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा लिखने के दौरान और बोलने के दौरान हम लोग एक एरर कर बैठे थे, जिसको हमने ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया था वीडियो को रीवेरीफाई करके। तो आप लोग फिर से, अगर आप लोग नहीं सुधारे हैं तो सुधार लीजिए, क्योंकि हम लोग देखे थे सिस वर्सेस ट्रांस जब देख रहे थे इसको हमने बोला था सिस, जिसमें दो सिमिलर ग्रुप और एटम सेम साइड हो वो मेरा सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जिसमें दो सिमिलर ग्रुप और एटम कोई भी दो सिमिलर ग्रुप और एटम अपोजिट एंड पे हो, अपोजिट साइड में हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। ये मेरा सिस हो गया, ये मेरा ट्रांस हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। हमने क्या पाया? आर कोई अल्काइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप। आर कोई अल्काइल ग्रुप है, स्वाभाविक बात है सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल होता है। तो यहाँ अल्काइल और अल्काइल के बीच क्या होगा सिस कॉन्फ़िगरेशन में? स्टेरिक रिपल्सन। लेकिन यहाँ चूंकि आर और आर ट्रांस में दूर है, तो यहाँ किसी भी तरह का स्टेरिक रिपल्सन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या बोलेंगे? सिस इज लेस स्टेबल than trans due to steric repulsion present in cis configuration। हम लोग क्या बोलेंगे? cis is less stable than trans due to steric repulsion present in cis configuration। cis configuration में steric repulsion मौजूद होने की वजह से आपका cis जो होगा वो ट्रांस से लेस स्टेबल होगा। ठीक, तो यहां आप देखिए क्यों भाई? तो रिपल्सन, अट्रैक्शन आपको पहले भी हम बता चुके हैं। रिपल्सन से एनर्जी बढ़ता है और अट्रैक्शन के कारण एनर्जी घटता है। और जिसका एनर्जी ज्यादा, मतलब आदमी में भी जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसके अंदर स्वाभाविक बात है कि स्टेबिलिटी कम होगा। कोई एनर्जेटिक आदमी को आप एक थप्पड़ लगाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो भी आपसे झगड़ लेगा, वो भी आपको एक दो थप्पड़ लगा सकता है। स्वाभाविक बात है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में आपका इनवर्स का रिलेशन है। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चूंकि रिपल्सन इसमें प्रेजेंट है, यहां रिपल्सन है, रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ जाने से इसकी स्टेबिलिटी कम गई। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस। किससे? सिस से। अगर यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, इन केस ऑफ एच बॉन्डिंग, हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, एच बॉन्डिंग के केस में, एच बॉन्डिंग स्वाभाविक बात है कि जब भी होता है तो सिस में ही होगा, क्योंकि तभी ना दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड होगा और हाइड्रोजन दो ग्रुप के बीच ब्रिज का काम करेगा। तो इन केस ऑफ एच बॉन्डिंग attractive forces increases, therefore stability of cis is more than trans। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में क्या गलती हुआ था? लिखने के दौरान हमने लिख दिया था cis is more stable than trans। सॉरी, यहाँ क्या होगा? रिपल्स आपको हम समझाए थे सही, फिर बाद में बोले भी हैं लेक्चर में, लेकिन आप देखिए यहाँ सिस में स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी बढ़ ज्यादा होगा सिस का ट्रांस से, स्टेबिलिटी ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। लेकिन अगर स्टेरिक रिपल्सन को खत्म कर दें, स्टेरिक रिपल्सन को खत्म करने का एक उपाय है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दें, तो अगर सिस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप्स। सिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग से खुद पता चलता है कि वहां अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्स कोई दो ग्रुप के बीच एक्ट करने लगेगा, रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन हो जाए तो एनर्जी घट जाएगा, और एनर्जी घट जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सिस से ट्रांस हमेशा लेस स्टेबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सिस ट्रांस से कम स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी केस है जिसमें सिस आपका ट्रांस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? जब इसमें रिपल्सन खत्म करके वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दें, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करवा दें दो ग्रुप और एटम के बीच, तो उस परिस्थिति में सिस आपका ट्रांस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर हमने आगे देखा था कि स्टेरिक रिपल्सन को ओवरकम कैसे किया जाए, स्टेरिक रिपल्सन से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो स्टेरिक रिपल्सन से ओवरकम करने के लिए, स्टेरिक रिपल्सन से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड ग्रुप का एटम को, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप के एटम को हम लोग क्या करते हैं? फ्री रोटेट कर देते हैं। कोई एक सिंगल बॉन्ड को फ्री रोटेट करते हैं ताकि वो ग्रुप पहले जो एक ही प्लेन में रहा करता था वो अब कोई दूसरे प्लेन में चला जाए। जब वो दूसरे प्लेन में चला जाएगा, स्वाभाविक बात है कि रिपल्सन खुद ब खुद कम जाएगा। ठीक है, तो रिपल्सन को ओवरकम करने का एक उपाय है बॉन्ड रोटेशन, फ्री रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड। मतलब हाउ विल यू ओवरकम द स्टेरिक रिपल्सन? द स्टेरिक रिपल्सन कैन बी ओवरकम ओनली बाय फ्री रोटेशन दैट इज पॉसिबल अलोंग सिंगल बॉन्ड। यहां हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन करा के उसको आसानी से इस रिपल्सन को कम किया जा सकता है। तो देखिए यहां हाउ टू ओवरकम steric repulsion present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर स्टेरिक रिपल्सन प्रेजेंट है, मौजूद है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इन ऑर्डर टू ओवरकम स्टेरिक रिपल्सन, we should rotate along a bond, along a single bond, free rotation, in order to overcome steric repulsion we should rotate along a single bond, free rotation, so that the group occupies a plane that is perpendicular to the pre-existing plane, that is perpendicular to the pre-existing plane. In order to overcome steric repulsion, we should rotate along a single bond so that the group occupies a plane that is perpendicular to the pre-existing plane, and the steric repulsion can be minimized.
ये चीज को हम समझा रहे हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। यहां भी कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं। चलिए भाई CH3 ले लेते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि यहां ये CH3 के कारण, ये CH3 के कारण जो CH3NO2 के क्लोजर आ जाने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे है। यहाँ CH3 आपके और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, और ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप होने की वजह से ये वाला ग्रुप NO2 के क्लोजर आएगा, और जब ये वाला ग्रुप NO2 के क्लोजर आएगा, नजदीक आएगा, तो क्या करने लगेगा? रिपेल करने लगेगा। वहां क्राउडिंग, भीड़ बढ़ जाएगा। भीड़ बढ़ जाने से रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। यहां भी रिपल्सन हो रहा है, यहां भी रिपल्सन हो रहा है। तो चूंकि ये NO2 जो है वो अभी ये फिनाइल रिंग के प्लेन में है, देख रहे हैं आप, सारा आइटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से दिस NO2 लाइज इन द प्लेन ऑफ फिनाइल रिंग। मतलब कि हम क्या समझ सकते हैं, इसको ऐसे लीजिए, जब रिपल्सन अब्सेंट हो, किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है, यहां तो किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है, हियर NO2 group is coplanar with the phenyl ring। यहां आप क्या समझ सकते हैं, ये जो NO2 वाला ग्रुप है आपके फिनाइल रिंग के प्लेन में है, कोप्लेनर। कोप्लेनर फ्रेगमेंट पढ़ाए थे ना, कि वो हिस्सा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का वो हिस्सा। कोप्लेनर मतलब सारा हिस्सा जो एक प्लेन में लाई करे। तो हम इस पार्टिकुलर NO2 ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब किसी, यहां देखिए, यहां ये फिनाइल रिंग है, ये NO2 है, इसका भी देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये दोनों ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारा कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। स्वाभाविक बात है कि ये NO2 ग्रुप आपके फिनाइल रिंग के प्लेन में लाई करेगा। मतलब फिनाइल रिंग जिस प्लेन में रहेगा उसी प्लेन में NO2 एग्जिस्ट करेगा। इस केस में मतलब दिस NO2 ग्रुप इज कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक साथ प्लेनर है विद द फिनाइल रिंग। लेकिन स्टेरिक रिपल्सन अगर होना शुरू हो जाए, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं CH3 यहां NO2 को स्टेरिकली रिपेल कर रहा है। जिस केस में स्टेरिक रिपल्सन होना शुरू हो जाए, उस केस में हमको इससे छुटकारा पाना है, इस रिपल्सन को कम करना है, इस रिपल्सन को यथासंभव हो सके तो खत्म कर देना है। तो कैसे संभव होगा ये? इसको संभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यही NO2 यहां दिक्कत कर रहा है, स्टेरिक रिपल्सन, मॉलिक्यूलर स्टेरिक रिपल्सन किसकी वजह से हो रहा है? इस NO2 की वजह से। यही NO2 को ये CH3 जो कि क्या कर रहा है, स्टेरिकली रिपेल कर दे रहा है, अभी दबा रहा है। स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है इस CH3 की वजह से NO2 को, क्योंकि ये CH3 इस फिनाइल रिंग के प्लेन में है, और सॉरी ये NO2 इस फिनाइल रिंग के अभी प्लेन में है, इसलिए यहाँ स्टेरिक रिपल्सन मैक्सिमम है। यहाँ क्या है? मैक्सिमम स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, तो ये स्टेरिक रिपल्सन इस तरह से अगर हम इसको एज्यूम करते हैं तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है। इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने का उपाय क्या है? ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है, C और N के बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ आसानी से हम फ्रीली इसको रोटेट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन।
जब फ्री रोटेट करिएगा, इसको ऐसे रोटेट करके इसको प्लेन के बाहर ले आइए, और जब इसको प्लेन के बाहर ले आइएगा स्टेरिक रिपल्सन कम हो जाएगा। तो टू मिनिमाइज द स्टेरिक रिपल्सन, CN bond is rotated, यही चीज हम बोले थे आपको। CN सिंगल बॉन्ड है इसलिए उसको रोटेट किए, इज रोटेटेड, सिंगल बॉन्ड के अलावा फ्री रोटेशन होता है इसलिए इसको रोटेट किए, इज रोटेटेड एंड correspondingly NO2 group loses planarity, सॉरी इसको आप ऐसे बोलिए, ग्रुप नो लॉन्गर remains coplanar with the phenyl ring, thereby lowering the steric repulsion. ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब ये NO2 इस फिनाइल रिंग के प्लेन से बाहर आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर प्लेन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन, एक प्लेन जो किसी भी दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन को हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ NO2 अभी जो फिनाइल रिंग के प्लेन में था वो NO2 इस प्लेन से बाहर आ जाएगा तो स्टेरिक रिपल्सन कम जाएगा, और स्टेरिक रिपल्सन कम जाने के, कम तो गया वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा, NO2 अपना प्लेनरिटी लूज कर देगा। पहले फिनाइल रिंग के साथ कोप्लेनर था, स्टेरिक रिपल्सन हो जाने की वजह से ये मेरा मजबूरी था कि हम इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करें। इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने का मेरे पास एक उपाय था कि C और M के बीच सिंगल बॉन्ड है, उसके अलावा फ्री रोटेशन संभव है, हमने फ्रीली उसको रोटेट किया और NO2 को एक ऐसे प्लेन में लेके चले गए जो कि मेरे स्टेरिक रिपल्सन को कम कर दिया, और उस दूसरे प्लेन में NO2 के चले जाने की वजह से यहाँ क्या होगा, मेरा NO2 फिनाइल रिंग के साथ फिर आगे किसी भी तरह का प्लेनरिटी शो नहीं किया, नो लॉन्गर रिमेन कोप्लेनर। पहले कोप्लेनर था, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से NO2 लूजेस इट्स प्लेनरिटी, NO2 कोई दूसरे प्लेन में चला जाएगा, और जब ये किसी दूसरे प्लेन में चला जाएगा स्वाभाविक बात है कि यहाँ क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ NO2 ग्रुप कोप्लेनर फिनाइल रिंग के साथ कोप्लेनर नहीं रहेगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग देखते हैं केस ऑफ बाइफिनाइल। ये है आपका बाइफिनाइल, दो फिनाइल को बाइफिनाइल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बाइफिनाइल, तीन फिनाइल रिंग ऐसी तरह से कंबाइंड रहेगा तो टर्ड फिनाइल बोलेंगे। तो ये है आपका बाइफिनाइल। चूंकि यहाँ ऑर्थो पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों नजदीक है, लेकिन छोटा एटम होने की वजह से किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, इस वजह से किसी भी तरह का रिपल्सन नहीं है। जब किसी भी तरह का यहाँ रिपल्सन नहीं है तो आप बोल सकते हैं सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाने की वजह से दिस बाइफिनाइल contains
both phenyl rings lying in the same plane. Coplanar. Same plane, coplanar, and hence the overall molecule is planar. अभी पूरा मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है. प्लेनर होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ दोनों फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में लाई कर रहा है. देखिए यहाँ स्टेरिक रिपल्सन कोई खास नहीं है. सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. आप देख सकते हैं सारा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. किसी भी तरह का स्टेरिक रिपल्सन नहीं है. तो यहाँ दोनों फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में लाई करेगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल मेरा बाइफिनाइल प्लेनर है. देखिए इसकी प्लेनरिटी को हम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं. ये भी सब बाइफिनाइल है, इसको सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं. यहां भी एक बड़ा ग्रुप R डैश R चलिए यहां भी एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, यहां भी लगा दीजिए, यहां पे भी लगाइए और यहां पे भी लगाइए. अब क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन. देखिए दो ग्रुप नजदीक आने की वजह से यहाँ दोनों ऑर्थो वाला ग्रुप नजदीक आ जाएगा दो फिनाइल का. क्योंकि यहाँ हम सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो यहाँ भीड़ बढ़ाए, यहाँ भी भीड़ बढ़ाए, यहाँ भी स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ भी स्टेरिक रिपल्सन. ये स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा? इसको हमको कम करना पड़ेगा. तो कम करने का उपाय क्या है? ये सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां फ्री रोटेशन करिए, इस तरह से रोटेट करिए कि ये फिनाइल रिंग किसी दूसरे प्लेन में चला जाए. ये अभी पर दोनों बोर्ड के प्लेन में है तो ये बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाए. तो अब R और R डैश नजदीक नहीं आ पाएगा उतना, और जब R और R डैश उतना नजदीक नहीं आएगा तो स्टेरिक रिपल्सन कम जाएगा. जब दोनों प्लेन में रहेगा तो R और R डैश काफी नजदीक है. जब दोनों प्लेन में है तो इसी नजदीकियों को कम करने के लिए हमने क्या किया? फ्री रोटेशन. स्टेरिक रिपल्सन को नजदीक होने की वजह से, बड़ा बड़ा ग्रुप नजदीक होने की वजह से यहाँ स्टेरिक रिपल्सन मौजूद है. इसी स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए हमको क्या करना है? फ्री रोटेशन करना है अलोंग सिंगल बॉन्ड. हमने फ्री रोटेशन किया और फ्री रोटेशन करके इसको हम इस फिनाइल रिंग को इस फिनाइल रिंग के प्लेन से बाहर लेके चले गए. और जब इस फिनाइल रिंग को इस फिनाइल रिंग के प्लेन से हम बाहर लेके चले गए तो R और R डैश के बीच दूरी बढ़ गया, और जब दूरी बढ़ गया तो रिपल्सन कम हो गया. स्टेरिक रिपल्सन कम हो गया तो मेरा काम बन गया. तो ये फ्री रोटेशन होने की वजह से ये फिनाइल रिंग अब प्लेन एक ही प्लेन में नहीं रहेगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन. Present both phenyl rings will not remain coplanar. स्टेरिक रिपल्सन की होने की वजह से इस रिपल्सन को कम करने के लिए हमको दोनों फिनाइल रिंग को प्लेनर कभी नहीं रखेंगे. और जब प्लेनर नहीं रहेगा मींस विल नॉट रिमेन कोप्लेनर, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल बिकम्स क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर.
प्लेनर मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर हो जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है स्टेरिक रिपल्सन। बाइफिनाइल देखे थे हम लोग प्लेनर था, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, बोथ रिंग्स ऑफ बाइफिनाइल और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड हैविली सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से यहाँ स्टेरिक रिपल्सन डेवलप किया, और स्टेरिक रिपल्सन डेवलप हो जाने की वजह से ये हम लोग को फ्री रोटेशन करना पड़ा। फ्री रोटेशन होने की वजह से जो फिनाइल रिंग एक ही प्लेन में लाई कर रहा था, उसमें से एक फिनाइल रिंग किसी दूसरे प्लेन में चला जाएगा, और दूसरे प्लेन में जाएगा तभी आर और आर डैश के बीच दूरी बढ़ जाएगा, और जब आर और आर डैश के बीच दूरी बढ़ जाएगा तो रिपल्सन खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो जब ये दोनों फिनाइल रिंग एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, किस केस में लाई नहीं करेगा? जब दोनों के बीच स्टेरिक रिपल्सन होने लगे ऑर्थो वाले ग्रुप के बीच, उस केस में दोनों फिनाइल रिंग एक प्लेन में लाई नहीं करेगा और पूरा मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर हो जाएगा। दोनों लाई करता है एक प्लेन में तब ना प्लेनर होता, ये दोनों अब लाई नहीं करेगा एक प्लेन में, तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ हिस्सा आप अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो कुछ हिस्सा ऊपर, कुछ हिस्सा नीचे। आप किसी को सॉलिड वेज और डैश वेज से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा पूरा मॉलिक्यूल मेरा। अब रिपल्सन कम गया, अब रिपल्सन कम जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखें कि स्टेरिक रिपल्सन को कैसे मिनिमाइज किया जाए। स्टेरिक रिपल्सन पिछले लेक्चर में हमने देखा स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है। बड़ा बड़ा ग्रुप क्लोज आता है तो रिपेल करना शुरू कर देता है। तो उस रिपल्सन कब वो रिपल्सन आएगा? जब वो क्लोज आएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप हो। ठीक है, दिखाए हम अलग अलग केस। अगर जिस ग्रुप को रिपल्सन फेस कर रहा है जो ग्रुप, अगर वो ग्रुप लीनियर हो जाए तो रिपल्सन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कोई मायने नहीं रखेगा रिपल्सन पे। उसको रोटेट भी करिएगा तो हमेशा लीनियर ही रहेगा आपके रिंग के प्लेन में पे। तो देखिए यहाँ रिपल्सन को कम कैसे किया जा सकता है? फ्री रोटेशन। अगर फ्री रोटेशन कराएंगे रिपल्सन कम हो जाएगा, और उस फ्री रोटेशन की वजह से जिस ग्रुप को आप फ्रीली रोटेट किए, रोटेट किस लिए किए? इस तरह से उसको घुमाए कि वो किसी दूसरे प्लेन में चला जाए, तो वो ग्रुप आपका प्लेनरिटी, प्री एग्जिस्टिंग प्लेनरिटी लूज कर देगा। जिस प्लेन में वो पहले रह रहा होगा वो उस प्लेन को छोड़कर किसी दूसरे प्लेन में चला जाएगा। तो अगर कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है तो स्टेरिक रिपल्सन से ये संभव है। स्टेरिक रिपल्सन अगर ज्यादा है तो ये संभव है कि वो मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर हो सकता है, हो जाएगा, जैसे कि हम लोग बाइफिनाइल के केस में देखें। अगले लेक्चर में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे।